बहुत स्वागत है आपका देश का उत्तर में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होगा। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे। बलिया से मंत्री दानिश आजाद का बयान होगा। बयान सामने आया है, वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी शामिल होंगी, ये दानिश आजाद कह रहे हैं। केंद्र के वक्फ संशोधन अधिनियम लागू और ऐसे में वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी शामिल होंगी। बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त की। केंद्र के वक्फ संशोधन अधिनियम जो लागू किए गए हैं, इस पर मंत्री दानिश आजाद ने बयान दिया है। यूपी वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होगा। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। बलिया से मंत्री दानिश आजाद का बयान जो आया है, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी शामिल होंगी। महिलाओं को भी समान अधिकार के लिए वक्फ बोर्ड में यह अधिनियम लागू किया गया है। यूपी में वक्फ बोर्ड में जो पुनर्गठन की संरचनाएं चल रही हैं, उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे और महिलाएं भी उसमें शामिल होंगी। बलिया से मंत्री दानिश आजाद ने जो बयान दिया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि केंद्र के वक्फ संशोधन अधिनियम जो है उत्तर प्रदेश में भी अब लागू होने वाले हैं और ऐसे में यहां पर भी उत्तर प्रदेश में भी 2 गैर मुस्लिम सदस्य उसमें होंगे, स्पष्ट उन्होंने किया है। वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी शामिल होंगी। केंद्र के वक्फ संशोधन अधिनियम लागू किए गए। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई, जिसके पीछे का मकसद ये था कि वक्फ की संपत्तियों पे तो उसका बेहतर रखरखाव हो और उसका बेहतर मैनेजमेंट। इसके लिए कई सारे सकारात्मक संशोधन भी किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के माध्यम से, जिसके तहत नए जो वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। तो जो अमेंडमेंट लेके आए, जो प्रावधान केंद्र सरकार लेके आया, तो उस प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में या तमाम जगह प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना। तो यकीनी तौर पर पारदर्शी व्यवस्था हो, सुचारू रूप से वक्त का प्रबंधन चले, इस नियत के साथ केंद्र की मोदी सरकार आगे। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ रणवीर पांडे जुड़ गए हमारे सहयोगी। रणवीर जुड़ गए हमारे साथ इसी खबर पर। रणवीर बताइए जरा, यूपी में जो पुनर्गठन होने वाला है वक्फ बोर्ड पर, स्पष्ट कर दिया है दानिश आजाद ने कि इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे और महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। क्या कुछ पैमाना है रणवीर? निश्चित तौर पे बलिया के एक प्रोग्राम में मंत्री दानिश आजाद ने एक बहुत बड़ी बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड पुनर्गठन को लेकर के वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में अब नए सिरे से जो गठन होगा उसमें कहीं ना कहीं 2 हिंदू सदस्य रखे जाएंगे, तो उसके बाद महिलाओं को कहीं ना कहीं प्राथमिकता। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीनों में लगातार हेर फेर हो रहा था, लगातार शिकायतें मिल रही थी, उसको लेकर के पुनर्गठन की बात की है मंत्री दानिश आजाद ने। और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी उत्तर बीजेपी सरकार लगातार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो, हर जगह महिलाओं को जिस तरीके से वरीयता दिया जा रहा है, उसी आधार पर कहीं ना वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम सदस्य हैं उनको भी जोड़ा जाएगा और महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व इसमें कराया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो महिला हैं वो अपनी बातों को रख सकती हैं और जा करके कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हिंदू सदस्य हैं वो भी वक्फ बोर्ड में अगर रहेंगे तो किसी भी प्रकार से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है वो नहीं होगा। और एक तरीके से जिस तरीके से सरकार की नीयत है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास,
उस आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं काम कर रही है उसमें एक बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि इसके पहले जो वक्फ बोर्ड था उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ विशेष समुदाय के लोग उसमें रहते थे और उस पर एक बड़ा आरोप, चूंकि लखनऊ, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो वक्फ बोर्ड की तमाम जमीनों पे कब्जे का आरोप, खरीद फरोख्त का आरोप लगातार लगता चला आ रहा था। तो ऐसे में मंत्री दानिश आजाद ने कहा है कि अगर इस तरीके से रहेगा तो जिस तरीके से सरकार की भावनाएं हैं, जो सरकार की सोच है, जो सरकार की पहल है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हम हासिल करेंगे, तो वक्फ बोर्ड में अगर हम हिंदू समुदाय को रखेंगे, 2 लोगों को, तो उससे कहीं ना कहीं जो हिंदू जनमानस है वो एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी और उनके क्रियाकलापों पर कहीं ना कहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड में जो अनियमितताएं हैं उससे कहीं ना कहीं रोक लगेगी। जी रणवीर, कोई क्राइटेरिया बनाया गया है जो 2 गैर सदस्य होंगे, जो गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, इनके कार्यकाल के लिए क्या क्राइटेरिया तय किया गया है? निश्चित तौर पर जो वक्फ बोर्ड का नया पुनर्गठन होगा उसमें किस तरीके से जो है वक्फ बोर्ड का 2 सदस्यों की, हालांकि अभी तो जो 2 हिंदू सदस्य हैं उनको इन्होंने रखने की बात की है और महिला का प्रतिनिधित्व करने की बात की है, लेकिन ये समय बताया गया कि किस तरीके से ये जो कार्यकाल है उस कार्यकाल के बाद में जो नया पुनर्गठन होगा उस पुनर्गठन में किस प्रकार से दायित्व दिया जा रहा है, क्या पद दिया जा रहा है, किस तरीके से उनको चलाने की कोशिश करेंगे, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन मंत्री दानिश आजाद ने एक बड़ा बयान जारी किया। बड़ा बयान के आधार पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जो एक माहौल है वो कहीं ना कहीं गर्म हो गया है। पक्ष और विपक्ष अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे बयानबाजी शुरू हो गई है। जी, जानकारी साझा करने के लिए तो देखिए, यूपी वक्फ बोर्ड का जो पुनर्गठन होगा, स्पष्ट बयान आ गया है दानिश आजाद का, और उन्होंने कहा कि 2 गैर सदस्य होंगे, हिंदू होंगे और उसके बाद महिलाएं भी इसमें होंगी। आगे बढ़ेंगे, ठाकुरगंज से खबर आ रही है। ठाकुरगंज के मदरसा अब्दुल हई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन मनाया गया है। मदरसे के बच्चों ने इस अवसर पर मिठाई बांटी है। बच्चों, शिक्षकों और उलेमाओं ने दुआ खैर का आयोजन भी करके रक्षा मंत्री की सेहत और सलामती के लिए विशेष दुआ की। अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चे और शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम में कमर अली, पूर्व सदस्य मदरसा शिक्षा परिषद, मौजूद रही। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्म दिवस जो है वो मनाया गया है, जन्मदिन मनाया गया है और बहुत उत्साह के साथ मदरसों में सभी ने दुआ की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दीर्घायु होने की। और इस दौरान मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य, पूर्व सदस्य मौजूद रहे कार्यक्रम में। कमर अली, जिनके नेतृत्व में ये जन्मदिन मनाया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सेहत और सलामती के लिए विशेष दुआ की गई। अवसर पर बड़ी संख्या में आप देख पा रहे हैं किस तरह से बच्चों ने नमाज अदा की है और सलामती के लिए दुआ, कलमा पढ़ा गया है। मदरसा अब्दुल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दीर्घायु, उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये प्रार्थना की गई है, दुआ मांगी गई है। लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में मदरसे के जो मौलाना हैं, शिक्षक हैं, उन्होंने मदरसा अब्दुल हई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन मनाया है और बच्चों ने मिठाइयाँ बांटी हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। आइए बढ़ेगा आगे। वैकल्पिक ईंधन आधारित वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गजट अधिसूचना जारी करके इलेक्ट्रिक यानी कि ईवी, एथेनॉल, मेथनॉल और हाइड्रोजन से संचालित कमर्शियल वाहनों को बड़ी राहत दी है। अधिसूचना के आधार पर इन वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत आवश्यक परमिट की अनिवार्यता से अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अगले 7 सालों के लिए छूट प्रदान की गई है। ये छूट माल एवं यात्री परिवहन में उपयोग होने वाले परिवहन वाहनों पर लागू होगी। सरकार का यह कदम वैकल्पिक ईंधन आधारित परिवहन को प्रोत्साहित करने और स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है, जो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। झांसी पुलिस महकमे में एक बार फिर से बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। 2 इंस्पेक्टर और 9 सब इंस्पेक्टर तबादले किए गए हैं। एसएसपी BBGTS मूर्ति ने कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती पर भेज दिया गया है। कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह फेरबदल ऐसे समय पर हुआ है जब हाल ही में बड़ागांव चौकी के तत्कालीन प्रभारी को कथित रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के बाद नए प्रभारी की तैनाती कर दी गई थी और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
नई तैनाती के बाद सभी अधिकारियों से बेहतर पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की गई है। ये पुरानी कार्य क्षेत्र और नवीन कार्य क्षेत्र की सूची जो जारी कर दी गई है एसएसपी कार्यालय की तरफ से, वो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखते हुए ये ट्रांसफर किए गए हैं। बड़े पैमाने पर ये प्रशासनिक सर्जरी हुई है। झांसी में एसपी के आदेश पर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। 2 इंस्पेक्टर 9 सब इंस्पेक्टर के ट्रांसफर हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी तारिक इकबाल जुड़ गए हैं। तारिक, बताइए जरा, ये बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सर्जरी हुई है झांसी में, क्या जानकारी? तारिक, ये आपको बता दूं कि 7 जुलाई को थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव गेट चौकी के प्रभारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद एसएसपी ने सख्त तेवर दिखाते हुए 2 इंस्पेक्टर और 9 दरोगाओं के तबादले कर दिए। जी तारीख आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है। व्यवस्था को और प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखते हुए बड़ा गांव चौकी को एक नया इंचार्ज मिला है। तारीख, अब जुड़े हुए हैं क्या आप? तारीख जी जुड़े हैं। बड़ा गांव चौकी का पूरा प्रकरण, उसके बाद सवाल भी उठ रहे थे और आने वाले समय में चुनाव भी है। ऐसे में झांसी में ये बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो कितने समय से ये टिके थे जो पुराने कार्यक्षेत्र में जो अधिकारी हैं? 9 सब इंस्पेक्टर। ज्यादा नहीं, इनको ज्यादा समय नहीं हुआ था, 2 से 3 माह हुए थे। और चूंकि मामला इसलिए नया था तो एसएसपी ने तबादले जो किए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है, जिस पर झांसी के तत्कालीन एसएसपी बीबीजीटी मूर्ति ने इन लोगों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो बड़ा गांव चौकी को भी नया इंचार्ज मिल गया। तारिक, जैसा कि सहयोगी बता रहे हैं कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है झांसी में। आइए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई। नोएडा सेक्टर 63 में कंपनी की दीवार भरभरा कर गिर गई है। जलभराव की वजह से कंपनी की दीवार ढही है। नोएडा के सेक्टर 63 में कंपनी की दीवार भरभरा कर गिर गई है। जो बड़ी खबर आ रही है, जलभराव की वजह से बताया जा रहा है कंपनी की दीवार जो है अचानक से ढह गई। सड़क पर भरे पानी से कंपनी की दीवार गिर गई है। नोएडा में कमर्शियल इलाकों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है सड़कों पर। आप बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कार्यालयों के बाहर जो कमर्शियल एरिया है, सेक्टर्स हैं, खास करके नोएडा सेक्टर 63 का एक कमर्शियल इलाका, इंडस्ट्रियल इलाका, जहां पर सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। दीवार गिरने से मौके पर हड़कंप मच गया। ये देखिए जरा, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 63 में यह हादसा हुआ है, जहां पर कंपनी की दीवार भरभरा कर गिर गई है। नोएडा के सेक्टर 63 में जलभराव की वजह से यह हादसा हुआ है। कंपनी की दीवार ढह गई है। सड़क पर भरे पानी से कंपनी की दीवार ढह गई। आप समझ सकते हैं कि कितनी कमजोर यह दीवार थी कि पानी यहां पर भरा और अचानक से दीवार जो है भरभरा कर ढह गई। नोएडा के सेक्टर 63 में कंपनी की दीवार किस तरह से गिरी हुई है, ये देखिए जरा। जलभराव की वजह से कंपनी की दीवार ढही है। दीवार गिरने से मौके पर हड़कंप मचा हुआ है। नोएडा के सेक्टर 63 में सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है और जो सुबह से बारिश हो रही है उसका असर इस वक्त नोएडा के सेक्टर 63 के सड़कों पर दिख रहा है, उसका असर। और इसी के साथ सिस्टम की पोल भी खुल गई है कि सिस्टम ने क्या तैयारियां की हुई हैं। अभी देखिए, ये तो शुरुआत भर है। मॉनसून के शुरुआती रुझानों में आप देखिए किस तरह से सिस्टम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और सड़कों पर लबालब पानी। लोग कार्यालय कैसे जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे कैसे जाएंगे, ये अब सिस्टम को भी सोचना पड़ेगा। सिस्टम की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई और ऐसे ही लाग लपेट करके छोड़ दिया गया। और हर वर्ष ऐसे ही होता है कि सेक्टर 63 हो, नोएडा का पूरा इलाका हो, जो ये कहा जाता है कि बहुत पैटर्न है, बहुत ग्रिड है, चैनलाइजेशन है यहाँ पर और बहुत व्यवस्थाएं हैं, और उन व्यवस्थाओं की पोल खुल जाती है जब बारिश और मानसून की शुरुआत होती है। और देखिए उसकी जीती जागती तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे दीवार गिर गई है। कंपनी की दीवार है ये। निकिता हमारे साथ जुड़ गई इसी खबर पर। निकिता, बताइए जरा, ये कैसे दीवार गिरी है निकिता? नोएडा सेक्टर
डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। बताया जा रहा है कि काफी जलभराव से E45 से जो कंपनी है इसकी दीवार अचानक से गिर गई। भारी बारिश से जो जलभराव पहले की जिस वजह जलभराव हुआ उसके बाद इतनी खराब स्थिति हो गई कि जलभराव से ये कंपनी गिर गई और कंपनी के किनारे बताया जा रहा है नाली जाम होने की वजह से सबसे पहले पानी भरा और पानी भरने के बाद वहां पर इतना भी जगह नहीं बच पाई, जिसकी वजह से पूरा लबालब पानी से भरे होने के कारण दीवार। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लग रहा है कि कंपनी के का बाहरी ये दीवार है जो हिस्सा है वो गिरा हुआ है। कब की ये घटना है? क्या कंपनी के अंदर उस समय कर्मचारी थे? और पूरा इस वक्त जो 63 का इस वक्त हालात देखेंगे तो सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, कई गाड़ियां बीच में रुक जा रही हैं, ये स्थिति है। क्या प्रशासन इससे पहले नहीं सोच सकता था कि इस तरीके से स्थिति होगी? कमर्शियल इलाका है, लोगों को अव्यवस्था होगी, कार्यालय जो लोग जाएंगे उनको परेशानी होगी। के बावजूद भी कोई भी इंतजाम इस मौके पर नहीं किए गए थे और आसपास के इलाके में भी कोई ऐसे नगर निगम के द्वारा या जलभराव की जो स्थिति बनी हुई थी उसको निकालने के लिए भी कोई स्थिति नहीं वहां पर हो पाई थी और कोई भी ऐसी यूं कहें कि कोई भी ऐसा अरेंजमेंट था वो नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। और फिलहाल ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अभी इस हादसे से किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जी, रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, जैसे ही हादसा हुआ उसमें तुरंत प्रशासनिक तौर पर सब कुछ बताया जा रहा है कि फिलहाल अभी ऐसी कोई हताहत की कोई सिचुएशन नहीं है और जो ये जो दीवार है जो गिरी है इसको कहीं ना कहीं साइड करके ताकि यातायात में कोई परेशानी ना हो उसको साइड किया जा रहा है और फिलहाल कोई ऐसी खबर नहीं है कि किसी को हानि पहुंची हो। जी, प्रशासन को ये भी देखना होगा जिस तरह से जलमग्न है पूरा इलाका नोएडा का, खास करके सेक्टर 63 का कोई भी ब्लॉक उठाकर देख लीजिए, सड़कों पर इतना जो कमर तक पानी आ गया है कि लोग परेशान हैं कि कैसे कार्यालय तक पहुंचे। जो कर्मचारी हैं, जो लोग काम करते हैं, कार्यालय जाते हैं, वो कैसे जाएंगे? ये प्रशासन को समझना होगा कि अभी भी वही स्थिति बनी हुई है, अभी फिर बारिश होगी, फिर वही स्थिति होगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मौसम विभाग का भी साफ कहना है कि आने वाले समय में भारी बारिश की संभावना भी है और ऐसे में लोगों की जो मुश्किलें हैं अभी और बढ़ सकती हैं। इसको ध्यान में रखकर प्रशासन को जल्दी कोई फैसला लेना पड़ेगा। कोई वैकल्पिक व्यवस्था है, कोई ऑल्टरनेटिव है प्रशासन के पास? फिलहाल प्रशासन का यही कहना है कि जो नगर निगम है और बाकी जो संबंधित विभाग हैं वो लगातार इलाकों से पानी निकालने में जुटे हुए हैं। जहाँ जहाँ जलभराव है वहां पर जो मेन ऐसे एरिया हैं जहाँ पे काफी जल भर चुका है और सड़कें तालाब बन चुकी है, वहां पर सबसे पहले पानी निकालने में जुटी है। लेकिन वही बात है कि लगातार जो बारिश के चलते हालात सामान्य होने में अभी कोई समय काफी समय लग जाएगा। जी निकिता, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए बढ़ेंगे आगे। लखनऊ के सहकारिता भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन के एक दिन पूर्व कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन स्ववित्त पोषित विद्यालय प्रबंधक संगठन ने किया है। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी समेत प्रबंधक शिक्षक मौजूद रहे। ये देखिए जरा तस्वीरें। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन को भी मनाया गया है। स्ववित्त पोषित विद्यालय प्रबंधक निदेशक की मौजूदगी भी रही। सहकारिता भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्म दिवस मनाया गया है। उनके द्वारा देश को दिए गए उनके योगदान का जिक्र किया गया है। लखनऊ के सांसद भी हैं। ऐसे में रक्षा क्षेत्र में किस तरह से आज भारत आगे बढ़ रहा है, सभी वक्ताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल को लेकर के उनके योगदान को लेकर के जिक्र किया है। उनके योगदान का जिक्र किया गया, उनके दीर्घायु होने की कामना की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उल्लेख किया अपने संबोधन में किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शून्य से लेकर के शिखर तक भारतीय राजनीति में अपना एक शीर्ष स्थान बनाया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हर विधि पता है, संगठन से लेकर के सरकार तक उन्होंने अहम भूमिका जो निभाई है। आगे बढ़ेंगे। कौशाम्बी से खबर है। कौशाम्बी में 4 लेन निर्माण की लापरवाही से सड़क तालाब बन गई है, जहां राहगीरों की जान जोखिम में पड़ गई। ये देखिए जरा, देख रहे हैं किस तरह से प्रयागराज एयरपोर्ट से कौशाम्बी बौद्ध सर्किट तक बन रही 4 लेन सड़क निर्माण में बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये देखिए जरा,
नगर पंचायत सराय अकील के पटेल चौराहे के पास ठेकेदार ने नालियों को तोड़ दिया है, लेकिन महीनों बाद भी उनका निर्माण नहीं कराया गया। और अब तो मॉनसून आ गया, अब और टेंडर निकाला जाएगा और भ्रष्टाचार होगा। बारिश के पानी से पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो गई। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाने से बड़े हादसों का खतरा मंडरा है। जैसे लग रहा है कि कोई चंद्रमा है, ये पृथ्वी का इलाका नहीं है। आप देखिए जरा, लोग पृथ्वी के ही हैं। आए दिन राहगीर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भारी आक्रोश जारी किया है। राहगीरों और व्यापारियों ने कई बार शिकायत पर समस्या का समाधान करने की बात सामने रखी। आरोप है कि शिकायतों के बावजूद भी पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है और स्थिति ढाक के 3 पात बनी हुई है, ऐसे ही बनी हुई है। और बढ़ेगा खबर आगरा से। आगरा के सुभाष बाजार में धमाके के बाद दुकान धंसने से अफरा तफरी मच हुई है। दुकान के अंदर मौजूद कई लोग गहरे नाले में जा गिरे। चीख पुकार के बीच पुलिस, दमकल और स्थानीय लोगों ने शुरू रेस्क्यू अभियान किया है। ये देखिए जरा, सीढ़ियों और रस्सियों की मदद से घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बहुत कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की ओर से रेस्क्यू करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने दूध बन करके नाले में उतर करके 2 लोगों को रेस्क्यू किया है। यह पूरा मामला थाना मंटोला अंतर्गत सुभाष बाजार का बताया जा रहा है। ये जगह जगह की तस्वीरें जो आ रही है मानसून से पहले, आप देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं। प्राइम आम की स्थिति अभी से बनी हुई है और हर बार ऐसी स्थिति होती है। मानसून आने से पहले कागजों पर सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब स्थिति धरातल पर दिखती है तो सिस्टम की पोल खुलती है। और ये आगरा की तस्वीर देखिए किस तरह से धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग वहां पर गिर गए, दुकान धंस गई, गहरे नाले में लोग जा गिरे। ये देखिए, और एक साथ देश के उत्तर में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।